आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक एनर्जी लिखी हुई है यहाँ पे, लेकिन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं नॉर्मली। 4 एप्लीकेशन हमारे कोर्स में पढ़नी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग, लाइटनिंग एंड फोटोकॉपियर। एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? आप लोगों ने अगर देखा हो कभी किसी फैक्ट्री से, इंडस्ट्री से गुजरते हुए हाईवेज पे कहीं, तो फैक्ट्रीज के अंदर से एक मतलब टॉप पे जो है चिमनी लगी होती है पाइप जैसी, उसके अंदर से काला धुआं निकल रहा होता है, देखा होगा किसी ने, है ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है ना, उसके बाद जो हॉट गैसेस निकलती हैं, जैसे कोई बॉयलर है, बॉयलर पे काम हो रहा है किसी फैक्ट्री में, तो उसमें से जो ब्लैक सूट या स्मोक निकलता है ना, तो वो उस चिमनी में से निकलता है। वो चिमनी पाइप होती है, उसको चिमनी कहते हैं। अक्सर तुमने रेस्टोरेंट्स के बाहर भी देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स भी लगाते हैं ना वो पाइप। तो बेसिकली क्या है, ये यहाँ चिमनी वॉल है। इससे पहले जो है ना, कंपनीज क्या करती हैं, अच्छी कंपनी जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो रखती हैं अपनी इंडस्ट्री को, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाते हैं, सही है। तो नीचे से क्या हो रहा है, हॉट गैसेज आ रही हैं। हॉट गैसेज जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं प्रोडक्शन हो रही है किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल ग्लास की फैक्ट्री है, ग्लास बन रहा है या सीमेंट बन रहा है, तो बनने के बाद ज़ाहिर है हॉट गैसेज निकलेंगी ना उसकी बर्नर में से, इक्विपमेंट में से। तो हॉट गैसेस इस चिमनी से गुजारते हैं, ये पाइप में से गुजारते हैं। लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं गुजारते इसको, वो करते हैं, फिल्टर करके गुजारते हैं। क्योंकि इस धुएं में से, हॉट गैसेस में से क्या होगा, डस्ट भी होगी और स्मोक पार्टिकल्स भी होंगे। तो जो स्मोक पार्टिकल्स हैं ये जो है डेंजरस होते हैं ना, जैसे बाहर इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कोई भी शख्स अगर सांस लेगा ना तो उसकी लंग्स पे स्टिक हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है उससे वो बीमार हो जाता है ना, उसको नुकसान करते हैं, केमिकल पार्टिकल्स हैं। तो इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी क्या करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाती हैं, ताकि ये स्मोक पार्टिकल्स यहीं पे कलेक्ट हो जाएं और इसको ये अलग से कहीं डंप कर दें, और ऐसे विदाउट पार्टिकल जो है स्मोक बाहर चला जाए। तो इसके लिए क्या होता है, हम जो है यहाँ पर बीच में एक वायर लगाते हैं, वायर गॉज लगाते हैं। जाली देखी होगी आप लोगों ने, गॉज समझते हो ना? सर देखा है, हम यस सर। जैसे कभी बैंडेज कराने जाते हैं, तो बैंडेज के अंदर भी वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा हो, पट्टी जो होती है पहले ना, कॉटन रैप करने से पहले बीच में एक पट्टी लगाते हैं, जो जख्म होता है उसके ऊपर रुई लगाते हैं, उस पर एक पट्टी फोल्ड करके लगाते हैं। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली ऐसे नेट जैसी होती है ना, तो उसको गॉज कहते हैं। गॉज, इसमें सुराख भी हो और धागे भी हों। तो इस तरह की वायर यहाँ पे भी होती है, वायर ऐसे, वायर गॉज होती है यहाँ पे। इसको हम यस क्या सर, करते हैं, जैसे वो प्लास्टर होता है वो वाली पट्टी जो होती है उसके ऊपर बिल्कुल ऐसी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की यहाँ पर भी वायर होता है, वायर गॉज होती है। तो वायर गॉज अगर यहाँ रखा ना, अगर मैं एक काम करता हूँ, इंटरनेट से इसकी एग्जाम्पल भी निकाल के दिखाया था ताकि और क्लियर हो जाए सबको। ये देखो, ये होता है वायर गॉज, इस तरह से, देख रहे हो? ये वायर है साइड्स में सारी, ये सब लाइन वायर्स की हैं। लेकिन ये क्या है, सुराख वाले हैं, थ्रेड वो है, ग्रिड्स हैं पूरी पूरी ना, नेट जैसी लग रही है, इस तरह की वायर गॉज होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसको हम नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं, ठीक है, तीनों में से किसी भी चार्जिंग मेथड से, ऊपर जो चार्जिंग मेथड दिए हुए हैं ना, तो इसको नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। और ये जो है ना, मेटल प्लेट्स ब्लैक कलर की, एक यहाँ पर है, एक इसके सामने है, दोनों साइड पर मेटल प्लेट्स हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब होता क्या है, स्मोक पार्टिकल्स, सॉरी, हॉट गैसेस जब यहाँ से अंदर जाएंगी, तो जब ये बीच से गुजरेंगी तो ये वायर गॉज से गुजरेंगी। वायर गॉज जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो स्मोक पार्टिकल्स भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, सही है। स्मोक पार्टिकल्स आपके नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये मेटल प्लेट जो है वो वायर गॉस को अट्रैक्ट कर ये इस पे जो स्मोक पार्टिकल लग जाएंगे वायर गॉस पे, इसको अट्रैक्ट कर लेंगे अपने ऊपर। तो ये पार्टिकल जाके मेटल प्लेट पे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ स्टिक हो जाएंगे, कुछ यहाँ स्टिक हो जाएंगे। इस तरह करते 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 सारे पार्टिकल यहाँ स्टिक हो जाएंगे और गैसेस ऊपर चली जाएंगी क्लीन होके। जब सब क्लीन हो जाएंगी गैसेस पूरी, तो यहाँ पर ये जो मेटल प्लेट्स हैं, इसके नीचे हमने रोटेशनली कोई मोटर लगाई हुई होगी, तो इसको मैकेनिकली शेक करेंगे ना, हिलाएंगे जोर जोर से, तो इसमें से स्मोक पार्टिकल नीचे जमा हो जाएंगे। एक हम बॉक्स रख देते हैं, उस बॉक्स में जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हम एप्लीकेशन दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम
ड्यू टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन हॉट गैसेस को क्लीन कर रहे हैं फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं तो और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। मुझे मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है, तो आप रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा बाद में, ताकि आपको स्टार्ट से इसका आइडिया हो जाए। ठीक है? मैं पढ़ भी रहा हूँ तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मुझे। एट द बॉटम ऑफ द चिमनी द टेम्परेचर इज हायर। ठीक है, चिमनी है ये, चिमनी के नीचे से हॉट गैसेस आ रही हैं, टेम्परेचर हायर है। द डस्ट एंड द एश पार्टिकल्स राइजेस अपवर्ड्स along with the hot gases। डस्ट पार्टिकल होंगे गैस के अंदर, वो भी गैसेस के साथ ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। द डस्ट एंड द एश पार्टिकल्स acquire negative charge as these are passed through negatively charged wire gauze। ये वायर गॉज, बीच में ये वायर गॉज है, ये नेगेटिवली चार्ज की हुई है हमने, तो इसमें से जब हॉट गैसेस गुजरेंगे तो वो भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, इसके पार्टिकल्स भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। The negatively charged particles thus collected by the positive plates due to attraction। जो ब्लैक प्लेट्स हैं इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है, मेटल प्लेट्स हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेंगे। डस्ट पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज थे, प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज है, इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, इस पर जाकर स्टिक हो जाएंगे। द प्लेट्स आर देन मैकेनिकली शेकन टू रिमूव द एश विच इज कलेक्टेड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब सारे कलेक्ट हो जाएंगे पार्टिकल, तो ये मेटल प्लेट को जोर से हिलाएंगे, शेक करेंगे, ताकि उसमें से डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाए, उसको हम कहीं बॉक्स में जमा कर लें। ठीक है, इन दिस वे द एयर पोल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा जो डेंटर्स होते हैं जिनके पास गाड़ियां देते हैं पेंट करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पहले गाड़ी को ना बहुत ज्यादा रब करते हैं सैंड पेपर से, जो सैंड पेपर होता है ना, उससे रब करते हैं गाड़ी की बॉडी को, और पुराना पेंट पहले तो उतारते हैं, और फिर जब बिल्कुल प्लेन हो जाती है ना बॉडी, तो उसको रब करते रहते हैं। रब क्यों करते हैं, रब करने से जो है ना मेटल जो बॉडी होती है पूरी कार की, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। हमने बाय फ्रिक्शन पढ़ा था ना पहला मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नोजल यूज करेंगे जिसमें से पेंट हमें थ्रो करवाना है। ये नोजल है ना, इसका जो एंड है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, इसका जब एंड पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो जैसे ही हम स्प्रे इसके ऊपर और नीचे से अंदर से कलर स्प्रे करेंगे, तो ये कार की मेटल बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज है, नोजल पॉजिटिवली चार्ज है, तो फौरन सारा कलर जाके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा, और बिल्कुल यूनिफॉर्मली अट्रैक्ट होकर डिपॉजिट भी हो जाएगा, फौरन चिपक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना, वो तो हाई होती है अट्रैक्शन, तो वो उसको चिपका लेगा अपने साथ। ठीक है, इसको अब हम पढ़ते हैं कि कैसे होता है ऐसा। द मेटल पैनल इज चार्ज नेगेटिवली। मेटल पैनल मतलब जो कार की बॉडी है, या कोई भी बॉक्स पेंट करना है, जिस चीज को भी पेंट करना है, ठीक है, वो मेटल बॉडी का होना चाहिए पहले, उसको हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं रब करके। एंड पेंट ड्रॉपलेट्स आर गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, द ड्रॉपलेट्स स्प्रेड आउट एज द लीव द नोजल। ठीक है, जैसे नोजल से निकलेंगे स्प्रेड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन देम। The negatively charged metal panel attracts all the paint droplets towards it and producing a layer of paint। सही है, क्लियर है? यस सर, क्लियर। मुजना अभी भी आवाज कम आ रही है आपको? हेलो, हेलो, सही है बात सर। आवाज सही आ रही है ना? जी। क्या सही आ रही है या लो आ रही है? मुजना आप क्या लिखना चाह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हेलो, लो आ रही है, अब इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, बाकी वो तो सही आ रही है। अब मैंने माइक को और ऊपर कर लिया, इससे ज्यादा ऊपर हो नहीं पाएगा। अब बताएं। हेलो, चलो अच्छी बात है, तुम थोड़ा सा स्पीकर का वॉल्यूम भी अपना फुल कर लो, ताकि हो सकता है वहां से कोई कम ना हो आवाज। द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग आर, दिस मैटर प्रोड्यूसेस द यूनिफॉर्म लेयर ऑफ पेंट। यूनिफॉर्म लेयर क्यों, क्योंकि आपने पूरा मेटल पैनल चार्ज कर दिया है नेगेटिवली, तो एक एक पॉइंट नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा, तो जो पेंट स्प्रे होगा वो एक एक पॉइंट पे जाके डिपॉजिट होगा। ऐसा नहीं होगा कहीं पे गैप आ जाएगा, कहीं पे नहीं आएगा पेंट, कहीं पे ज्यादा आ जाएगा पेंट, ऐसा नहीं होगा।
एंड दिस मेथड इज इफेक्टिव, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल। ठीक है, इफेक्टिव तो है क्योंकि पेंट प्रॉपरली हो रहा है। एफिशिएंट क्यों है? एफिशिएंट इसलिए कि जल्दी हो जाता है। एफिशिएंट का मतलब टाइम ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एंड इकोनॉमिकल इसलिए कि इसमें कोई महंगी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, सैंड पेपर सस्ता आइटम है, उससे नेगेटिव चार्ज हो जाता है और एक नोजल चाहिए होगी, वो तो हर केस में चाहिए होगी। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इज द लाइटनिंग। लाइटनिंग का क्या मतलब होता है? लाइटनिंग आपने सुना होगा कि बिजली चमकती है जब बारिशों में, उसको लाइटनिंग कहते हैं। वो कैसे आती है? वो इस इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है? वो बेसिकली क्या होता है, जो क्लाउड्स होते हैं ना आपके, थंडर क्लाउड्स होते हैं, बारिश में जो बादल होते हैं, जिसे हम मानसून क्लाउड्स कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एयर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो दोनों आपस में रब होते हैं। जब इतना सारा पानी भर जाता है ना उनके अंदर, तो उसमें क्या होता है, एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स बिटवीन रब होता है, स्लाइडिंग होती है, रब होते हैं एक दूसरे के सरफेस के ऊपर, तो उससे फ्रिक्शन जनरेट होती है। फ्रिक्शन जनरेट होते 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 इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा हीट आ जाती है कि उस हीट से, बेसिकली उस एनर्जी से, आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है और फिर क्या होता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी आपको फिर विजिबल होने शुरू होती है लाइट की फॉर्म में। हमें पता है जब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर वो लाइट प्रोड्यूस करती है ना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एक लिमिट से ज्यादा वो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो फिर वो चार्जेस की वैल्यू को बढ़ा के आपको लाइट शो करेगी। तो इसीलिए जब आपकी तेज बारिश होती है तो आपको लाइटिंग भी दिखती है। यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन अभी देखते हैं। Thunder clouds contain charges. These charges are produced due to friction between the water molecules in the thunder clouds and the air molecules. When the charge on thunder clouds is sufficiently large, then it is discharged towards building or ground. जब एक लिमिट से ज्यादा चार्जेस आ जाते हैं तो क्या होता है कि फिर वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, क्लाउड से निकलती है। क्लाउड से निकलती है और वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू अर्थ तक, ग्राउंड तक पहुंचती है। वाटर मॉलिक्यूल्स कंडक्शन करते हैं ना, कंडक्टर्स हैं। ठीक है, और वो आती है तो कहीं पे ग्राउंड पे गिरती है, किसी बिल्डिंग पे गिरती है, तो उसको गिरने से बचाने के लिए हम एक प्रोटेक्शन लगाते हैं। वो प्रोटेक्शन क्या होती है? हम टॉल बिल्डिंग्स के ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाते हैं। ठीक है, या लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो लाइटनिंग कंडक्टर्स का हम कनेक्शन डायरेक्टली अर्थ से कर देते हैं। बिल्कुल अर्थ के अंदर डिगिंग करके, ग्राउंड के अंदर अर्थिंग पिट बनती है, उधर अर्थ कर देते हैं उसको। होता ये है कि सबसे ज्यादा करंट जो है ना, बेस्ट एब्जॉर्बर जो है ना करंट का, वो अर्थ होता है। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप उसकी रेजिस्टेंस कम रखो। ठीक है, रेजिस्टेंस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली यहाँ तक समझ लो कि इट इज द ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। जिस चीज की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ज्यादा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक आपने सुना होगा कभी कि बिल्डिंग्स के अंदर अर्थिंग करते हैं। जब न्यू बिल्डिंग्स बनती हैं तो बिल्डिंग बनने से पहले ग्राउंड में जो है 50 फीट 100 फीट तक डिगिंग करते हैं। और वो डिगिंग करके क्या करते हैं आप, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा भाई, तो होता ये है कि हम अर्थिंग क्रिएट करते हैं। सुना है ना सबने अर्थिंग के बारे में, या नहीं सुना? हेलो। सुना है सर। सर सुना है। देखो, हम कहते हैं ना घर के अंदर अर्थ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 प्लग लगाते हैं किसी बोर्ड में, तो नीचे वाले 2 जो प्लग्स होते हैं वो तो फेज और न्यूट्रल का होता है, लेकिन तीसरा जो ऊपर वाला होता है, थर्ड जो सेंटर में होता है, वो क्या होता है? वो अर्थ का होता है। तो अच्छी बिल्डिंग्स के अंदर जो है ना अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग कैसे? ग्राउंड के अंदर डिग करके अर्थिंग करते हैं। उसका एक मेथड होता है, उसके अंदर जो है आप कोल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उस जगह की रेजिस्टेंस बहुत लोएस्ट हो जाए, नियरली अबाउट टू जीरो हो जाए। जीरो तो नहीं होती, 0.1 0.01 होती है। तो इतनी कम हो जाएगी कि सारा करंट उसमें से गुजरेगा। तो उधर से भी वायर निकालते हैं और पूरे घर के वायरिंग के अंदर वो अर्थ का वायर डालते हैं। इससे क्या फायदा होता है? इससे एक तो फायदा ये होता है कि घर के अंदर किसी भी डिवाइस से कोई करंट अगर लीक हो रहा होगा ना, तो वो उस डिवाइस को हाथ लगाने से आपको करंट नहीं लगेगा, ह्यूमन को नहीं लगेगा। ह्यूमन भी कंडक्टर है, आप भी ग्राउंड पे खड़े हैं, तो आपसे नहीं गुजरेगा, वो उस अर्थिंग वायर से गुजर जाएगा, ताकि आप बच जाएं। और दूसरा क्या होता है, उस अर्थिंग वायर से हम एक लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो छत पे लगा देते हैं। ठीक है, जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो लाइटनिंग कंडक्टर पे जाके वो लाइटनिंग कंडक्टर अट्रैक्ट कर ले सारी लाइटनिंग को जो गिर रही हो ना आसमान से। क्योंकि वो लाइटनिंग कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड होगा तो उसकी रेजिस्टेंस लो होगी, तो वो सारा करंट अपने अंदर ले लेगा, घर को बचा लेगा। ठीक है।
ओके सर। तो हम कहते हैं कि टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम डैमेजिंग टॉल बिल्डिंग्स, कंडक्टर्स आर यूज्ड। द लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोवाइड अ डिस्चार्ज पाथ फॉर द यूज चार्जेस टू द अर्थ इफ एंड एनी पॉसिबल डैमेज टू द बिल्डिंग ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म इज प्रिवेंटेड। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ा चार्ज होता है, मिलियंस ऑफ कूलम का चार्ज होता है, तो वो अगर गिर गया कहीं पे तो वो जगह तबाह और बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए हम लाइटनिंग कंडक्टर लगाते हैं और उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो वो उसमें से गुजर जाता है। ओके ओके। जी सर। अब फोर्थ हमारे पास है फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर की अनफॉर्चुनेटली इमेज इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, मैंने अपने नोट्स के अंदर रिवाइज कर दी थी। इमेज आप लोग के पास डिफरेंट है ना? जी सर। चलो, फोटोकॉपियर के अंदर जो है ना, जो मेन मेन पार्ट्स होते हैं ना, एक तो वो ड्रम होता है फोटोकॉपी का, ठीक है। फिर इसके जो एल्युमिनियम सिलेंडर होता है, फिर इसके बाद उसके ऊपर सेलिनियम की कोटिंग होती है। फिर उसके ऊपर जो है वो लाइट हम लगा वो करते, इसका टोनर होता है। तो इसका पूरा हम जो है स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले, उसके बाद एक एक करके चीजें समझाता हूँ, सही है। So the heart of photocopy machine is a drum, which is an aluminum cylinder coated with a layer of selenium. हार्ट ऑफ फोटोकॉपी मशीन इस ड्रम का मतलब आपने देखा होगा, फोटोकॉपी मशीन कभी खराब होती है तो जो शॉपकीपर होते हैं वो खोलते हैं उसको, उसमें से एक सिलेंडर टाइप का जो है वो कंपोनेंट निकालते हैं, तो वो क्या होता है, वो ड्रम होता है, काला काला हो रहा होता है। उनके हाथ भी खराब हो जाते हैं अक्सर। वो क्यों होता है? उसके ऊपर सेलिनियम कंडक्टर, सेलिनियम जो है फोटो कंडक्टर है। सेलिनियम एक मटेरियल है, उसका पाउडर लगाते हैं, वो फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर मतलब उससे लाइट पड़ेगी तो कंडक्शन करेगा, अगर डार्क होगा तो कंडक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई देखो, फोटोकॉपी मशीन तो हर वक्त ऑन होती है, लेकिन हर वक्त वो कोई प्रिंट थोड़ी भेज रही होती है। अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो प्रिंट भेजेगी। तो हम जब फोटो कॉपी का बटन दबाते हैं ना कॉपी का, तो ऊपर से आपने देखा होगा कि लाइट गुजरती है पूरे पेपर के नीचे से। जो पेपर फोटो कॉपी कर रहे हो तो उसके नीचे से एक लाइट गुजरती है लेफ्ट से राइट तक। तो वो लाइट गुजरती है तो नीचे उस पर भी पड़ती है, सेलिनियम पे भी। तो सेलिनियम कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर, लेकिन उसके ऊपर, एल्युमिनियम के ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है? सेलिनियम कोट किया हुआ है। ऑन द अदर हैंड, सेलिनियम इज एन इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम्स कंडक्टर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। ठीक है, इस तरह के मटेरियल को फोटो कंडक्टर कहते हैं। As a result, if a positive charge, as a result, if a positive charge is sprinkled over the selenium, it will remain there as long as it remains in dark. हम क्या करते हैं? हम सेलेनियम को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, ठीक है, थ्रू आवर सर्किट ऑफ द फोटोकॉपी मशीन। लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो उसको कर दिया, लेकिन वो कंडक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लाइट नहीं आई हुई। जब लाइट आएगी तो कंडक्शन करेगा। हर वक्त वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। If drum, if the drum is exposed to an image of the document to be copied, यानी कि ड्रम के ऊपर ज़ाहिर है एक वो ग्लास की वो लगी हुई होती है प्लेट, उसके ऊपर हम अपना पेपर रखते हैं ना जिसको कॉपी करना होता है। तो कह रहे हैं कि ड्रम एक्सपोज हो जाएगा, सो क्या होगा? द डार्क एंड द लाइट एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग एरिया ऑन द ड्रम। होगा क्या कि आप जब लाइट गुजारेंगे तो लाइट तो पूरे पेपर से गुजरेगी। लाइट पता है ना कहाँ से गुजरती है? जब पेपर आपने रखा मशीन में, पेपर के नीचे से लाइट गुजरती है। देखा तो है ना लाइट को गुजरते है? सब नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से। हेलो। जी सर। तो होता ये, जैसी लाइट गुजरी ना, तो जितने भी पेपर के ऊपर फॉन्ट्स लिखे हुए हैं, यानी कि पेपर के ऊपर समझो नोट्स लिखे हुए हैं, तो जहां जहां लिखा हुआ है वो एरिया ब्लैक है और उसके अलावा सारे एरिया व्हाइट है। ऐसे ही है ना? तो होगा जी। क्या? होगा क्या कि जो एरिया डार्क है वो कंडक्शन नहीं करेगा, जो लिखा हुआ है पेन से, और जो एरिया लाइट है वो कंडक्शन कर देगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ माइक। अब सही है ऐसा? जी सर, अब बहुत कम हो गई। अच्छा, तो पहले ही बोल देते। ये शायद तार हिलने से भी आवाज ज्यादा आ रही होगी ना? जी। अब देख लेते हैं। तो हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई जो डार्क एरिया है जिससे लिखा हुआ है, फॉन्ट लिखा हुआ है, वो एरिया जो कंडक्शन नहीं करेगा, और जो लाइट एरिया है वो कंडक्शन करेगा। सही है। तो होगा क्या, अब आगे देखते हैं। द डार्क एरिया रिटेन्स देयर पॉजिटिव चार्ज बट द लाइट एरिया बिकम्स कंडक्टिंग, लूज देयर पॉजिटिव चार्ज एंड बिकम्स न्यूट्रल। क्या हुआ? जब लाइट पड़ी तो ड्रम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का एरिया था, ठीक है, वो कंडक्शन कर लेगा और
न्यूट्रल हो जाएगा। किससे? नेगेटिव चार्जेस से। तो इसका मतलब क्या, पीछे क्या रहेगा? पीछे रहेगा आपके सिर्फ वो एरियाज जिससे लिखा हुआ है आपके पेपर पे, जो कंडक्शन नहीं करे, जो डार्क एरियाज है। अब उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसको प्रिंट कैसे किया जाए, उसके लिए काम करता है हमारा टोनर। ठीक है, टोनर समझो एक तरह का वो है, इंक है आपकी। ठीक है। A special black powder called toner is given a negative charge। ठीक है। टोनर क्या होता है? टोनर इंक होती है उसकी, आपके फोटोकॉपी की। इसको हम देते हैं नेगेटिव चार्ज एंड स्प्रेड ओवर द ड्रम। जो सेलिनियम होता है, सेलिनियम के ऊपर स्प्रेड कर, जो ब्लैक ब्लैक कलर होता है ना, जो आपने कभी देखा होगा टोनर वो निकालते हैं तो हाथ गंदे हो रहे होते हैं काले, वो इससे गंदे हो रहे होते हैं टोनर से। टोनर इंक होती है। अक्सर कहते हैं ना कि टोनर खत्म हो गया तो फिर नया टोनर लेके डालते हैं, तो इंक का काम करता है वो। वेयर इट स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज एरिया। अब ये टोनर क्या करेगा? टोनर देखेगा जब लाइट गुजरेगी ना पेपर के नीचे से, तो पेपर के ऊपर जो जहां जहां लिखा हुआ है वो एरिया ब्लैक है, वो एरिया तो कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन जो एरिया व्हाइट है वो एरिया कंडक्ट कर जाएगा ना। कैसे करेगा? क्योंकि वो एरिया व्हाइट इसलिए है क्योंकि टोनर नेगेटिव चार्ज है, ड्रम के ऊपर सेलिनियम पॉजिटिवली चार्ज है। तो जैसे ही लाइट पड़ेगी व्हाइट एरिया से, व्हाइट एरिया तो रिफ्लेक्शन करेगा, व्हाइट एरिया रिफ्लेक्शन करेगा, और उससे क्या हो जाएगा? टोनर का नेगेटिव चार्ज और सेलिनियम का पॉजिटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल चार्ज कर देगा और एक व्हाइट इमेज दे देगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हो गया ना, तो एज इट इज व्हाइट इमेज आ जाएगा। और जो एरिया डार्क है जिससे लिखा हुआ है, वो एरिया क्योंकि कंडक्शन नहीं करेगा तो वो एज इट इज ब्लैक रहेगा, और जैसा लिखा हुआ है, जैसे वन लिखा हुआ है तो वन वन का वन आ जाएगा। ठीक है, छप जाएगा एज इट इज। वेयर इट स्टिक्स टू द पॉजिटिव चार्ज द टोनर, डोनर लिखा हुआ है, इसको सही कर रहे हैं, टोनर कर रहे हैं। टोनर फ्रॉम द ड्रम इज ट्रांसफर्ड ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज टू बी कॉपीड। ठीक है। अब क्या हुआ भाई? टोनर जो है वो ड्रम के थ्रू शीट ऑफ पेपर पर ट्रांसफर होगी, अंदर पेपर ट्रे होगी, पेपर ट्रे से पेपर उठाएगा और उसके ऊपर इमेज आ जाएगी ब्लैक, जो लिखा हुआ है ना फॉन्ट उसकी। Heated pressure rollers then melt the toner into the paper to produce the permanent impression of the document। हीटर रोलर से गुजरता है ना पेपर, देखो पेपर खिंचता है जोर से, स्लिप होके जाता है रोलर्स के थ्रू। वो हीटेड रोलर होते हैं। वो क्या करते हैं? वो टोनर को क्या देते हैं? हीट देते हैं, तो उनकी इंक पिघलती है, और जो कंडक्शन हुई हुई होती है थ्रू सेलिनियम और टोनर, वो पूरा पूरा फॉन्ट प्रिंट होके उस टोनर की इंक के हिसाब से आ जाता है। ब्लैक इंक है तो ब्लैक आ जाएगा, रेड इंक है तो रेड आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो ब्लैक से लिखा हुआ पेपर होता है ना, उसकी फोटो कॉपी अच्छी आती है। इसके अलावा कोई भी अदर कलर होगा जो लाइटर ही होगा ना, सबसे डार्क कलर तो ब्लैक होता है, इसके अलावा कोई भी लाइटर कलर होगा उससे फोटो कॉपी अच्छी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेलिनियम सिर्फ डार्क में अच्छी कंडक्शन करता है, लाइट में अच्छी, मतलब बिल्कुल व्हाइट होगा तो कंडक्शन करेगा ही नहीं, और लाइट होगा तो लाइट कंडक्शन करेगा, इसलिए अच्छा प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? हेलो। जी सर। यस सर, क्लियर। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी एक आगे का हमारा एक स्टेज आ गया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से अलग है ये। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता था? चार्जेस के पास स्पीड नहीं होती थी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस को अब स्पीड मिल जाएगी, तो चार्जेस अपनी से पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, विद हाईएस्ट वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से। लेकिन एक बात है, ये सिर्फ कंडक्टर्स में होती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स में नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी चाहिए होती है इनको कि जो सिर्फ कंडक्टर्स में ही हो सकती है पॉसिबल। क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी चीज में तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक डेफिनेशन। सबसे पहले करंट को पढ़ते हैं। करंट है क्या? करंट इज बेसिकली इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एनी कंडक्टर। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, वन नोट पे थोड़ा साइड ही देते सर करंट की डेफिनेशन क्या बताएंगे आप? हैं। यार करंट जो है ना, करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इन 1 सेकंड इन यूनिट टाइम। ये डेफिनेशन होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा
एक कंडक्टर, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, लेट्स से ऐसे। समझो ये आपका एक कंडक्टर है, एक वायर है। जो वायर होता है ना, कॉपर वायर देखा होगा, तार के बीच में से गुजर रहा होता है। उसको हमने जूम कर दिया है कि सिलेंडर की तरह होता है ना, वो भी तो एक लेंथ होती है, एक सर इसका डाया होता है। ठीक है। अब होगा क्या, हमने कहा कि भाई हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ से कोई सप्लाई दे रहे हैं, बैटरी है, ठीक है, सेल है, बैटरी है, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज है V, प्लस माइनस। होगा क्या, इस बैटरी में से एनर्जी लगाएंगे हम, वो एनर्जी जाएगी किसमें, इनके अंदर, ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, इस सेल से एनर्जी, एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, इसको पुश मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिलेगा तो ये आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, यहाँ आते जाएंगे, फिर वापस सर्किट से वापसी आ जाएंगे, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वापसी आ जाएंगे, फिर वापस ये चार्ज होंगे, वापस अंदर जाएंगे, इस तरह एक पूरा साइकिल चलता जाएगा। ठीक है। इस तरह से करंट बनता है। करंट को बेसिकली प्रोड्यूस होने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है, सही है। सोर्स इज द वोल्टेज, इफेक्ट इज द करंट। करंट क्या होता है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब यहाँ बहुत सारा करंट जा रहा है ना, बहुत सारे चार्जेस जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से 3 कूलम का चार्ज जा रहा है, कितनी देर में, 10 सेकंड में। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना हुआ, 0.3, है ना। 1 सेकंड में 0.3 हुआ ना। 3 कूलम का चार्ज जा रहा है 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने चार्ज हुए, 0.3 कूलम का चार्ज हुआ ना 1 सेकंड में। ऐसा ही है भाई, समझ में आ रही है बात। जी सर। तो ये 0.3 जो है ना, ये कहलाएगा करंट, इट इज 0.3 एम्पेयर। इसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ठीक है। करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकंड, या यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड। तो बहुत सारे चार्जेस जा रहे होंगे एक पर्टिकुलर टाइम से, इन 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उसको हम करंट कहते हैं। ओके, क्लियर है। जी। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सोर्स क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज आगे हम पढ़ेंगे होता क्या है, सही है। ये देखो, करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो मतलब कि चार्जेस इन यूनिट टाइम। Q is the charge passing measured in coulomb. T is the time measured in seconds. Current is the I is the current measured in amperes A. SI unit of current is ampere, that is A. Voltage क्या होता है, voltage is the energy supplied per unit charge, या work done per unit charge। यानी कि अभी मैंने बताया था कि वोल्टेज बैटरी से आता है ना, तो बैटरी क्या करती है, चार्जेस को मूव कराती है कंडक्टर के अंदर, चार्जेस को मूव कराती है, एनर्जी देती है, उनको फोर्स लगाती है, उनको एनर्जी देती है, जब एनर्जी देती है उन पर वर्क करती है तो वो मूव करते हैं ना। तो ये भी क्या है, एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। जैसे बहुत सारा चार्ज गुजर रहा है किसी कंडक्टर से, लेकिन एक चार्ज को कितनी एनर्जी चाहिए, वो वोल्टेज है, सही है। इसकी मिसाल मैं यहीं से दूंगा दोबारा, कि भाई आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ज फॉर एग्जाम्पल, ये तो करोड़ों होंगे, लेकिन 8 है फॉर एग्जाम्पल, इन 8 को मैं 8 कूलम ले लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि भाई इनको चाहिए 2 किलो ओम की एनर्जी, किलो ओम नहीं सॉरी, 2 किलो जूल की एनर्जी चाहिए। ठीक है, टोटल एनर्जी इन 8 को चाहिए 2 किलो जूल, तो 2 डिवाइडेड बाय
8 कूलम ना, 2 किलो डिवाइड बाय 8 कूलम, तो इसको डिवाइड करो 2/8 कितना होता है 1/4 है ना, 1/4 कितना होता है 0.25 किलो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 250, आंसर क्या आ गया 250। यानी कि हमने कहा कि भाई 8 कूलम का चार्ज है और 2 किलो जूल की एनर्जी चाहिए इन आठों को मूव कराने के लिए। तो एक चार्ज को कितनी चाहिए होगी, एक चार्ज को चाहिए होगी 250, ठीक है 250, तो 250 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा 2 किलो, सही है। तो इसको कहते हैं वोल्टेज, तो इसका यूनिट होता है वोल्ट्स में, तो वोल्टेज कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो ये वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज या एनर्जी सप्लाइड ऑन यूनिट चार्ज, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो यूनिट क्या होता है वोल्ट्स, इसको क्या लिखते हैं स्मॉल v, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। करंट और वोल्टेज का फर्क समझ में आ गया। अक्सर लोग उसको मिक्स करते हैं ना भाई, करंट को वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज को करंट बोल रहे होते हैं। अभी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया पूरा पूरा, जी सर। बिल्कुल क्लियर है, बताओ जरा, जी। बताओ क्या हुआ ये, इसमें क्या होता है ये। चलो सही आंसर है, मैं रिज्यूम कर दिया रिकॉर्डिंग दोबारा। अच्छा रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले हम सेशन को रीस्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि 2 मिनट रह गए, एंड होने वाला है। ओके।